Good morning, everyone. This is the part 9 of chapter number 6, which is how forces affect motion. हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ इन डेप्थ में पढ़ चुके हैं। हमने न्यूटन का थर्ड लॉ भी जस्ट स्टार्ट किया था। उसमें रिएक्टिव फोर्स, जो एक्शन होता है, रिएक्शन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ा था। हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था और अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। एंड इन टुमारोज क्लास हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर। सो वी हैव टू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। ओके, एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यस, हमेशा याद रखना, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जब इंटरेक्ट करते हैं ना तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। उनमें से एक फोर्स को हम एक्शन बोलते हैं, दूसरे फोर्स को हम रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। सो दे नेवर बैलेंस ईच अदर आउट। वो दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, बट वो एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहे, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। एक ऑब्जेक्ट ए है जो बी है, ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगा रहा है, बी ए पे लगा रहा है। दोनों फोर्स बराबर होंगे, एन न्यूटन, बट दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो नहीं होता है इस केस में, नेट फोर्स इज नॉन जीरो, ठीक है। टू इक्वल अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, बट अगर हो बेटा एक ही ऑब्जेक्ट है ए, उस पर एक फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है, एक राइट डायरेक्शन से आ रहा है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो बेटा इस केस में ना जब नेट फोर्स होता है ना वो जीरो होता है। इस वाले केस में जब दो बॉडीज होती हैं, टू बॉडीज, तब जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो चीज़ हम लाइक लास्ट क्लास में समझ पाए हैं, लास्ट क्लास में हम पढ़ लिए हैं वाली चीज़ भी। तो अभी आगे क्वेश्चन को आंसर करते हैं, ठीक है ना। द क्वेश्चन दैट वी हैव इज why does a fire person sometimes struggles when holding a pipe that is issuing water। देखो कई बार क्या हो जाता है, जब आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड आती है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसमें वाटर होज होते हैं, उनसे पानी निकलता है, हम आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसे लंबी सी पाइप होती है, उसमें आगे नोजल होती है, तो बेटा इससे ना पानी लाइक बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत दूर तक निकलता है। तो जो इंसान इसको पकड़े हुए है ना बेटा, वो पीछे धकेल जाता है, कई बार वो अच्छे से पकड़ नहीं पाता। क्यों? तो बेटा यहाँ पे ना न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे जिस स्पीड से, जिस फोर्स से वाटर बाहर आ रहा है ना बेटा नोजल से, उतनी फोर्स ना वाटर भी इस पाइप के ऊपर लगाता है, ठीक है। नोजल पानी को बाहर फेंक रही पर्टिकुलर स्पीड से, वही पानी उस नोजल को उतनी फोर्स से पीछे की तरफ धकेल रहा है, पुश कर रहा है। उस पाइप को पकड़े हुए कौन है, एक फायर पर्सन, एक फायर ब्रिगेड वाला इंसान, ठीक है। जो इंसान हमारा फायर फाइटर्स होते हैं वो, तो वो एक पुश महसूस करता है, ठीक है। द वाटर रशेज फॉरवर्ड आउट ऑफ द होज एट द हाई स्पीड। जो होज होता है ना बेटा, होज में वो होता है जो छेद होता है जिससे पानी निकलता है। आप उसको शावर हेड भी बोल सकते हो, जैसे नॉट शावर हेड, सॉरी, वाटर होज ही बोलते हैं वैसे नॉर्मली उसको। नोजल आप बोल सकते हो, या शावर हेड तो जिससे हम शावर लेते हैं ना, जो घर में हमारे होता है, फव्वारा जिसको बोलते हैं, वही। फाउंटेन को फव्वारा बोलते हैं, शावर हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, क्या बोलते हैं। जो हमारे घर में नहीं था जिससे हम शावर लेते हैं, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होती है, चार उसमें छेद 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 होते हैं, दैट इज शावर हेड, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्लीज़ लेट मी नो, ओके। मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। तो हाँ, तो बेटा जो नोजल होता है, वाटर होज होता है, जिससे पानी बहुत स्पीड से, बहुत हाई फोर्स से बाहर निकलता है। बाय यूजिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो पानी होता है बेटा, इट एक्सर्ट्स एन इक्वल अपोजिट फोर्स। वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना उस वाटर होज को उतना ही फोर्स ना पीछे की तरफ पुश करता है, धकेलता है। फोर्स ऑन द फायर पर्सन, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। एक नलका है, पाइप है, उससे बहुत फोर्स से पानी निकल रहा है, तो जिस स्पीड से फोर्स से पानी निकल रहा है, उसी फोर्स से वो पानी उस नलके को पीछे की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है। मैं एक रियल वीडियो भी लगा दूंगा, डोंट वरी, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। एंड उस पाइप को कौन पकड़े हुए है, एक इंसान पकड़े हुए, एक फायर फाइटर पकड़े हुए है। तो उसको पाइप को अच्छे से पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो पानी अपने आप मूव करना स्टार्ट कर देगा, पाइप टेढ़ा मेढ़ा किसी भी दिशा में। ओके ओके ओके, चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, आसान रखते हैं। घर में क्या करते हैं, कई बार अगर किसी घर में समरसीबल होती है, ठीक है, या पानी की नलकी लगी हुई होती है, किसी टंकी से अगर ये जुड़ी हुई होती है, लेट्स से पानी की टंकी है, उससे पाइप जुड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत पतली। तो कई बार क्या होता है, अगर आप, ठीक है, इसका अगर मान लो वो है रेगुलेटर है, तो क्या होता है बेटा, अगर उसको टर्न कर दोगे, खोल दोगे, पानी यहाँ से पानी निकल रहा है, गस आउट हो रहा है बहुत फास्ट रेट पे,
अगर उसको फ्रीली ग्राउंड पर छोड़ दोगे तो बेटा ये ऐसे रेंगने स्टार्ट कर देता है ना, ऐसे ऐसे अडटेडा मूव करना स्टार्ट कर देता है पाइप। क्यों? क्योंकि भाई पाइप से पानी निकल रहा है, ठीक है, इस पाइप से पानी निकल रहा है बहुत तेज से, वो फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड दिशा में, ठीक है, पानी इस दिशा में बह रहा है तो एक फोर्स इस साइड लग रहा है, तो पानी ना उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ना बैकवर्ड दिशा में पाइप के ऊपर भी लगाएगा। तो पाइप अगर इसमें पकड़ा हुआ नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, प्लास्टिक का नहीं होगा, रबर का पाइप होगा, तो बेटा वो डिसफिगर हो जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये रीज़न है न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। आई एम सॉरी थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लिकेट अगर हो गई हो तो चीज़ें थोड़ी और सिंप्लीफाई करके रखते हैं ना कि 9th क्लास है, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। सो स्पेसक्राफ्ट मूव्स वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, a spacecraft moves where the gravitational force on it is negligible, suggest how it can still changes its velocity। भाई स्पेस में आ गए हम, ना वहाँ पे हवा है ना ड्रैग है, कुछ नहीं है, रॉकेट में बैठे, इसरो का रॉकेट हमारा, ठीक है, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, सम नॉट गुड ड्राइंग एक्चुअल। ये हमारा रॉकेट स्पेस में आ गया, स्पेस में ना एयर है ना कोई सरफेस है, और आसपास कोई ग्रह भी नहीं है, कोई ना उल्का पिंड है ना कोई प्लानट है ना कोई उसका मून है, ठीक है, या सैटेलाइट है उसकी नेचुरल कोई। तो यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो तब भी डिपेंड करता है जब कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है, इसका मास होता है, एग्जिस्ट व्हेन टू बॉडीज व्हेन टू बॉडीज with significant mass interacts, significant significant mass exists, इंटरेक्शन लिखेंगे, नॉन इंटरेक्टिव फोर्स होता है वैसे। बेटा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो मास डिपेंडेंट होता है। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है जिनका कुछ भी मास है, वो अगर आसपास हैं एक दूसरे के तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करेंगे, वो एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, आपस में एक दूसरे क्लोज आना चाहेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का बेटा फॉर्मूला होता है, चलो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर जितनी कम डिस्टेंस उनके बीच में होगी उतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, या जितना मास उन दोनों ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो इस केस में हमारी एक बॉडी है जो है हमारा स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, दूसरी बॉडी आसपास कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में जीरो हो गया, ठीक है। तो भाई अब हम कैसे एयरक्राफ्ट को स्पीड दें, उसकी वेलोसिटी चेंज करें, डायरेक्शन चेंज करें। अब हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ठीक है, आसपास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें ना उसकी वेलोसिटी चेंज करें स्पेस क्राफ्ट की। तो कैसे कर सकते हैं? तो जो पहला हम न्यूटन का थर्ड लॉ यूज़ कर सकते हैं। कैसे? मान लो हम अभी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न कर रहे थे, अगर हम ज़्यादा फ्यूल बर्न करना स्टार्ट कर दें और भी ज़्यादा, तो क्या होगा बेटा, एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैसेस बाहर निकलेंगे इससे, हमारे एग्जॉस्ट से, तो वही उल्टा फोर्स किस पे लगाएंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ हमारे रॉकेट पे, तो रॉकेट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। या हम जो हमारा इंजन है उसको थोड़ा स्लो डाउन कर दें, अमाउंट ऑफ गैसेज है बेटा उसको हम कम कर दें। इतना फ्यूल बर्न कर रहे थे ना पहले, मान लो 100 ग्राम फ्यूल बर्न कर रहे थे, 100 ml, अब उसको 50 कर दें, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब कम अमाउंट ऑफ गैसेस बाहर निकल रही है एग्जॉस्ट से, तब कम अमाउंट ऑफ रिवर्स फोर्स लग रहा है हमारे रॉकेट के ऊपर, राइट। सो या दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। सो फायर इट्स इंजन, ठीक है, टू एक्सपेल द एग्जॉस्ट ऑफ गैसेस इन डायरेक्शन। तो क्या कहना चाहता है, इंजन को फायर कर लो, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इंजन जो हमारा बेटा उसको स्टार्ट कर लो, और जो हमारा फ्यूल बल चलेगा उससे गैसेस निकलेंगे, वेपर्स निकलेंगे, एंड जो मोस्टली हमारा जब भी कोई फ्यूल बर्न होता है तो CO2 निकलती है, तो एग्जॉस्ट निकलेगा बहुत तेज, ठीक है। तो क्या होगा, बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो गैसेस जो निकल रही हैं एग्जॉस्ट आउट हो रही है बेटा, वो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस पे लगाएंगे जो रॉकेट की बॉडी है उस पर, और रॉकेट को एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भेज देंगी। अगर इस दिशा में हमारा एग्जॉस्ट निकल रहा है, गैसेस निकल रही हैं, तो बेटा रॉकेट हमारा इसकी अपोजिट दिशा में एक्सेलरेट हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे काम करता है, ठीक है ना।
देखो क्या न्यूटन का थर्ड लॉ केवल ऐसे फोर्सेस पे ऊपर काम करता है जहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हो, कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे। बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट ना एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, जैसे फ्रिक्शन फ्रिक्शन होता है राइट हमारा। हम चल रहे होते हैं, ये ग्राउंड है भाई, इसके ऊपर हमारा पैर होता है, जूता होता है, जो भी होता है बेटा वो टच होता है ना, तभी फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। ठीक। तो हमें देखना क्या क्या न्यूटन का जो थर्ड लॉ बेटा वो केवल टचिंग पे या कॉन्टैक्ट फोर्स में या दो दो ऑब्जेक्ट ए और बी डायरेक्टली एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं तभी काम कर रहा है, या अगर वो एक दूसरे से दूर भी हैं बट उनके बीच में कोई दूसरा फोर्स प्रेजेंट है, क्या वो तब भी काम करेगा ऐसे ही। ठीक है, तो द आंसर इज नो। Newton's third law of motion applies to every mechanical force we can come across। बेटा जो न्यूटन के जितने भी लॉ होते हैं, चाहे वो फर्स्ट लॉ हो, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो ना हर टाइप के फोर्स पे काम करते हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो। ठीक है, so Newton's third law of motion applies to all type of forces, contact और non contact forces in everyday mechanical situation। बेटा एग्जांपल कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। बेटा कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन होता है ना हमारा, फ्रिक्शन हो गया, पुश हो गया, पुल हो गया। इसमें क्या होता है, आप एक ऑब्जेक्ट को, बक्सा है, दीवार है, उसको पुश कर रहे हो, कोई गाड़ी, आप उसको हाथ से पकड़ के खींच रहे हो, रस्सी से पकड़ के खींच रहे हो, राइट। फ्रिक्शन है, आप किसी चीज़ पे चल रहे हो, जिसमें जिस अभी जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, पेन से लिख रहा हूँ, तो बेटा पेन की निब और जो स्क्रीन है, पेपर है, उसको टच कर रही है, तो मेरा बेटा वो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है भाई, नॉन कॉन्टैक्ट बेटा एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल, एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक भी बेटा, ये सारे क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। कैसे भाई, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है, तो बेटा एक दूसरे को टच तो नहीं कर रहे डायरेक्टली, बट फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तभी हमारे पास क्या आती है, समुद्र में, नदियों में, टाइड्स समुद्र में आती है मोस्टली, और नदियों में इतना लाइक वो नहीं होता, लाइक हम इतना सब्सटेंशियली उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते, बट नदियों में भी थोड़ा बहुत होता है। तो अर्थ और मून बेटा एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, मून का भी कुछ मास है, अर्थ का भी कुछ मास है, तो बेटा एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बट इन दोनों के बीच में डायरेक्ट सतह का सतह पे कांटेक्ट नहीं हो रहा, धरती चांद से डायरेक्ट टकरा नहीं रही, टच नहीं कर रही। ठीक है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। ऐसे ही बेटा हमारा पॉजिटिव एनोड होता है किसी चीज़ का, एक नेगेटिव एनोड होता है बेटा, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बेटा एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, या बड़ी कक्षा में पढ़ोगे जो आयंस होते हैं कैसे रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ऑलवेज रिमेंबर, सेम सेम सेम, जो सेम सेम चीज़ें होती हैं वो रिपेल करती हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट करती हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। एग्जाम्पल है बेटा, आप सबने मैग्नेट देखी है राइट, एक एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, एक मैग्नेट का साउथ पोल होता है। अगर बेटा आप दूसरी मैग्नेट उसके पास लेके आओ जिसका नॉर्थ पोल अगर आप पास लेके आओगे ना बेटा, तो आप देखोगे नहीं दोनों के बीच में टेंशन है, थोड़ी पुश है, आप दोनों को टच नहीं कर पाओगे नॉर्थ नॉर्थ पोल्स को ना, तो रिपल्शन आप यहाँ पे महसूस करोगे, रिपल्शन की दूसरे को दूर फेंकना चाहेंगी। बट अगर इसी केस पे बेटा अगर आप यहाँ पे साउथ पोल ले आओ, नॉर्थ पोल, तो बेटा भी एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचेंगी, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, एक दूसरे से जुड़ना चाहेंगे। ठीक है, ठीक है, बट आपको पुल ना बेटा, अगर इन दोनों एंड को दूर भी रखोगे ना तो भी महसूस कर पाओगे, तो बेटा वो क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आपको डायरेक्ट टच करने की जरूरत नहीं है दोनों पोल्स को, या केवल उनको एक दूसरे के पास ले आओ बिना टच करे, तो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन फील होगा। तो बेटा ये फोर्सेस कौन से हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो ऐसे ही जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ बेटा वो नॉन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी काम करता है। एक डे टू डे लाइफ एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं, ठीक है इसको। मान लो कि आपके पास दो गाड़ी हैं जो आपने खुद ने बनाई है, इस केस में हमने माचिस की डिब्बी का यूज़ किया है इनको बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, एक माचिस की डिब्बी के ऊपर हमने एक मैग्नेट चिपका दिया ऐसे, एक दूसरी माचिस के डिब्बे से हमने मैग्नेट चिपका दिया ऐसे। तब हम क्या करते हैं, अगर हम मान लो कि इस वाले को एक जगह पे रख देते हैं, फिक्स कर देते हैं,
और एक दूसरी गाड़ी को धीरे धीरे इस वाली गाड़ी के पास लेके आते हैं, बस मैग्नेट है। तो बेटा जैसे जैसे साउथ पोल ना इस वाले साउथ पोल के करीब आएगा ना, तो ये गाड़ी ना इस दिशा में मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इस दिशा में मूव करना स्टार्ट, ये रिपेल करेगा, रिपल्शन। ठीक है, बट अगर क्या होगा बेटा, अगर मान लो कि इस केस में आपका ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो जैसे जैसे आप इस गाड़ी को इस साइड लेके आओगे तो बेटा यहाँ पे अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में, और ये गाड़ी भी इस दिशा में मूव करेगी। ये देखना दोनों में एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, फिर भी गाड़ी मूव कर रही है। मतलब क्या, वो रेस्ट से मोशन में जा रही है। मतलब क्या, कोई फोर्स लगा है। बेटा जो फोर्स लगा है वो कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। हम रियल लाइफ में करके देख सकते हो ना, पाओगे कि सिचुएशन में न्यूटन का थर्ड लॉ भी काम करता है। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लो बस दो बलून्स है, अगर आप उनको सेम चार्ज कर दोगे, सेम सरफेस पे रब करके दोनों को आपने सेम चार्ज प्रोवाइड कर दिया जैसे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा अगर उनको एक थ्रेड से बांध दोगे, दूसरे के पास लाना चाहोगे ना, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। सो टू सिमिलरली चार्ज बलून्स अप्लाइंग इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे को पुल पुश करेंगे एक दूसरे से दूर, क्योंकि दोनों पे सेम चार्जेस है और दोनों एक दूसरे से टच नहीं है, ध्यान रखना। बट स्टिल वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं जो इक्वल अमाउंट में है। ठीक है, ऐसे ही सेम, अगर कोई पपीता है बेटा, कोई फ्रूट है, अगर वो धरती की तरफ गिर रहा है बेटा, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, इस फ्रूट के ऊपर ना अर्थ एक ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी, एफ एन जी। ठीक है, एफ इक्वल्स टू एम जी ना बेटा, उतना ही फोर्स ना ये फ्रूट भी इस धरती के ऊपर लगाएगा। अगर हमारा ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो बेटा हमारा जो फोर्स फ्रूट लगाएगा ना उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, एक इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। जैसे देखो, द फोर्स ऑन द फ्रूट बाय द अर्थ इट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द फोर्स ऑन द अर्थ बाय द फ्रूट, फ्रूट भी धरती को खींचेगा उसी सेम फोर्स से। ठीक है, सो द, चिंता मत करो, आप बोलोगे भाई धरती फ्रूट को भाई बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, बट फ्रूट नहीं खींच पाता, महसूस नहीं कर पाते। चिंता मत करो, हम उस चीज़ के बारे में समझेंगे क्वेश्चन से आराम से। द अर्थ एंड द फ्रूट अप्लाइंग इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑन ईच अदर। ठीक है, सो या ये वाला क्वेश्चन है, व्हाई डजंट द अर्थ मूव, कि धरती क्यों मूव नहीं करती भाई? अगर धरती फ्रूट को अपनी तरफ खींच रही है, एक पपीता है बेटा जिसका वेट 1 kg है, अगर धरती उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो बेटा फ्रूट तो धरती को उतने फोर्स से खींच रहा है, तो धरती इतना मूव क्यों नहीं करती? राइट। सो चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर कर लेते हैं। द अर्थ एंड द फ्रूट पुल ऑन ईच अदर इक्वली, सो व्हाई डज ओनली द फ्रूट सीम्स टू फॉल? तो हमें केवल लाइक फ्रूट ही गिरता क्यों दिखाई देता, हमें धरती फ्रूट की तरफ जाती क्यों दिखाई नहीं देती? चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर कर लेते हैं भाई। देखो, the earth and the fruit applies the same equal forces, right? Equal and opposite gravitational forces on each other. Then why does the fruit moves downwards towards the earth while the earth doesn't seem to move towards the fruit? हमने एक चीज पढ़ी थी क्या बेटा, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन मास। ठीक है, चलो इस केस में जो फोर्स धरती लगा रही है हमारे फ्रूट के ऊपर वो क्या होगा? एम जी। मान लो फ्रूट का, हमारा जो पपीता है उसका वेट 1 kg है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज 10 मान लेते हैं, 9.8 होता है, हम 10 मान लेते हैं, तो बेटा 10 न्यूटन का फोर्स धरती लगा रही है हमारे फ्रूट के ऊपर। ठीक है, तो बेटा 10 न्यूटन का ही फोर्स हमारा क्या लगाएगा, जो हमारा फ्रूट है धरती के ऊपर, तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो अगर हम बात करें अभी, अगर एक्सेलरेशन ऑफ फ्रूट, बेटा वो किसके बराबर होगा? फोर्स जो 10 है दोनों के केस में, 10 न्यूटन, उसका मास क्या है? 1 kg, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा जो हमारा फ्रूट होगा ना इस एक्सेलरेशन से धरती की तरफ खींचे चला आएगा, गिर जाएगा। बट अगर हम दूसरा केस लेते हैं, जिस केस में हम देखना चाह रहे हैं कि किस एक्सेलरेशन से धरती फ्रूट की तरफ मूव करेगी, फोर्स 10 ही है, बट जो धरती का वेट होता है ना 10 की पावर 24 समथिंग होगा, 24 25। और अब देखो ना, एक 1/10 की पावर 24 के अराउंड, 24 या 25 या 23। आप सोच रहे हो कि कितना कम एक्सेलरेशन होगा, एक के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 ऐसे करके आप 23 जीरो लगा दो बेटा, वो इतना कम होता है, हम नोटिस भी नहीं कर पाते, इतने एक्सेलरेशन से धरती हमारे फ्लो की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो इसलिए हम नहीं देख पाते। दोनों केस में दोनों पे फोर्स तनिष न्यूटन ही लग रहा है, बट बेटा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो केवल मास पे डिपेंड करेगा, एंड जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन क्या, लो। तो अर्थ का क्या है, मास बहुत ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, ऑल्दो ऑल्दो द फोर्सेज ऑन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों केस में जो फोर्स है बेटा वो इक्वल है। द अर्थ्स मास इज सो लार्ज इन कंपेयर टू द फ्रूट, भाई फ्रूट के कंपैरिजन में ना अर्थ का मास 10 की पावर 23 गुना है, भाई पता नहीं कितने जिलियन टाइम हो गए। ठीक है, that the acceleration this force causes in the earth is extremely small that it is negligible, हम उसको रियलिटी में महसूस भी नहीं कर पाएंगे, इतना छोटा होता है, उसको मेजर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही रीजन था ना। हम एक और एग्जांपल से इस चीज़ को समझेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, सो मान लो कि आप आर्मी में काम करते हो और आप टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप एक बुलेट चलाते हो, गोली चलाते हो आपकी गन से, आपकी गन का मास 5 किलो है, बट जो गन से में जो आपकी बुलेट डल रही है बेटा वो 100 ग्राम की है, 0.1 kg की है, और जो आप जिस फोर्स से फायर कर रहे हो बेटा वो 2 न्यूटन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो, एक केस में हमारे पास क्या है, बुलेट है जो 0.1 kg की है, दूसरे केस में क्या है, गन है जो 5 kg की है। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाई मास। और दोनों केस में बेटा एक देखो, ये अगर आपकी गन होती है, मान लो ये आपकी गन है एक, ठीक है, तो बेटा जितने फोर्स से गन गोली को आगे की तरफ धकेलेगी उतने ही फोर्स से गोली गन को पीछे की तरफ धकेलेगी। ठीक है, वो इस केस में क्या है, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन। बट दोनों का एक्सेलरेशन में फ़र्क होगा, ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन मास डिपेंडेंट है, फोर्स कॉन्स्टेंट इस केस में। तो बेटा अगर हम गन की बात करें तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स है उसका बेटा 2 न्यूटन, मास कितना है 5, सो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा इस एक्सेलरेशन से ना गन पीछे की तरफ रिकॉइल होगी, पीछे तरफ धकेल दी जाएगी गन गोली की सहायता से। अगर हम गोली की बात करते हैं बेटा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 न्यूटन, उसका मास है 0.1, दैट इज 20। तो बेटा देखो, एक बुलेट है जो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, बेटा एक गन है जो 0.4 की से हो रही है। तो फ़र्क आपको दिख रहा है ना, जैसे जैसे मास बढ़ा एक्सेलरेशन घट जाता है, आप इस केस में देख पाते हो। यही सेम लॉजिक अर्थ वाले एग्जाम्पल में भी था। सो गन का इनिशियल एक्सेलरेशन है 0.4 एंड हमारे जो बुलेट है बेटा उसका 20। तो यहाँ चीज़ देखना, equal forces doesn't generally produce equal acceleration because acceleration depends on the mass, and the masses if different the acceleration is going to be different as well। ठीक है, और यहाँ देखो बेटा सेम फोर्स था 2 न्यूटन का, बट अगर आप देखोगे तो लगभग 50 टाइम, लगभग 50 गुना ज़्यादा स्पीड से एक्सेलरेशन से आपकी गोली एक्सेलरेट होती है, उसका मास कम है इन कंपैरिजन टू द बुलेट। ठीक है, सो या यही हमारे न्यूटन के 3 लॉ थे जो हमने अब तक पढ़े हैं। सो फर्स्ट लॉ न्यूटन का क्या कहता है, जब कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा भाई, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे हो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई चीज़ मोशन में तो कांस्टेंट मोशन में रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, मोशन अगर नेट फोर्स जीरो ना हो तो उस केस में मोशन कैसे हो उस ऑब्जेक्ट का, तो बेटा मोशन किस इक्वेशन पर डिपेंड करेगा, एफ इक्वल्स टू एम ए, और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी बेटा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। थर्ड लॉ क्या होता है बेटा, फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, इक्वल होते हैं अपोजिट होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, सो दे नेवर कैंसिल ईच अदर आउट। सो या दिस वाज द अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ। अभी एक दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे और रह गए हैं, अभी हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो हमने क्या किया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने कर लिया था, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। ठीक है, अभी हम केवल ना क्या कर रहे थे, अभी हम केवल सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट है ए, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है बी, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो उस केस में न्यूटन का लॉ क्या कहता है, कैसे चीज़ें फिगर आउट करते हैं। बट क्या हो बेटा कि ऐसे एक दो चीज़ें साथ में मिलकर तीसरी चीज़ पे फोर्स लगा रही हो, ठीक है, एक सिस्टम हो एक लाइक। ठीक है, तो हम उसी बात की बात करते हैं कि हम अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉ टू और मोर देन टू कनेक्टेड ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, हम मोस्टली यही चीज़ें भी पढ़ना चाह रहे हैं, और एक्सेलरेशन ऑफ ए सिस्टम।
कि जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक साथ में हम मिलके काम करते हैं तो उनका एक्सेलरेशन कैसे वेरी करेगा, नो दिस। बेटा हम ये पढ़ लेते हैं एक बार। सो या वी हैव टू स्टडी अबाउट द मोशन फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट्स विच आर कनेक्टेड। ठीक है, मान लो वी हैव टू बॉक्सेस, ठीक है, विच आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ए स्ट्रिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। एक बॉक्स बी था, एक बॉक्स ए था, या 1 और 2 था। तो बेटा हमने इसको ना एक रस्सी से बांध दिया है, ठीक है, और हमने क्या किया, एक रस्सी यहाँ भी बांध दी है इस वाले एंड पे, इस वाले छोर पे, और हम इसको इस तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये डब्बा जो ए है और बी है बेटा वो साथ साथ मूव कर रहे हैं, अगर ये हमारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो। सो until now you have applied Newton's three laws on the single object। अब तक हम केवल सिंगल ऑब्जेक्ट या टू ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे थे, बट सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट जो कनेक्टेड है उन पे काम नहीं कर रहे थे। बट अभी हम केस में ना इसमें दो या दो से ऑब्जेक्ट जो कनेक्ट कर रखे हैं ना, हम उनके बारे समझेंगे कि न्यूटन के लॉ उन पे कैसे काम करते हैं। मान लो ए फोर्स एफ पुल द बॉक्स वन टू द राइट डायरेक्शन। जो फोर्स वन है बेटा उसको पुल करता है राइट दिशा में। सो बॉक्स वन अप्लाइज द फोर्स ऑन द बॉक्स टू बाय द स्ट्रिंग। अब देखो, अब क्या हुआ बेटा, देखो आपने इस चीज़ को उस तरफ खींचा, ये डब्बा बॉक्स ए है, ये थोड़ा आगे मूव करेगा, जो इन दोनों के बीच में रस्सी है बेटा वो टाइट हो जाएगी, एंड वो फिर इस बॉक्स जो बॉक्स नंबर 2 है वो उसको खींचेगी अपनी तरफ। ठीक है, so by the Newton's third law box 2 applies an equal and opposite force back on the box 1। we can call this force tension या T force। देखो क्या होता है, आपने फोर्स लगाया F, ठीक है, बक्सा ए है वो मूव करेगा, वो फोर्स लगाएगा बक्सा बी पे इस दिशा में, बक्सा बी भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा बक्सा ए पे। ठीक है, और बेटा वो क्या क्रिएट करेगा, टेंशन। एक टेंसाइल फोर्स होता है, इसको टेंशन फोर्स बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स भी कुछ लोग उसको बोल देते हैं। टेंसाइल साइल फोर्स स्पेलिंग से डिफरेंट होती है आई गेस। तो क्या होता है बेटा, इस केस में दो ऑब्जेक्ट थे, पहले थ्रेड लूज था ऐसे, जैसे डब्बा एक खींचा थ्रेड टाइट हो गया, फिर वही बड़ा डब्बा उस थ्रेड के थ्रू बॉक्स नंबर 2 पे फोर्स लगाएगा राइट दिशा में। बॉक्स नंबर 2 लेफ्ट दिशा में बॉक्स ए को खींचेगा बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, और जो फोर्स इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो टी है। ठीक है, और वो इक्वल है तो टी यहाँ पे, ठीक, वो फोर्स है। नाउ on the box the force F act on the right direction, T acts on the left direction। ठीक है बेटा, बॉक्स नंबर जो एक हमारा ए है बेटा, इस केस में क्या है, देखो फोर्स राइट दिशा में काम कर रहा है, टेंशन फोर्स जो बॉक्स 2 लगा रहा है वो हमारा लेफ्ट दिशा में है। अगर हम दूसरे डब्बे की बात करते हैं बेटा, ठीक है, इस केस में क्या है, आपका टेंशन राइट दिशा में है ड्यू टू बॉक्स 1। ठीक है, हाउ कैन वी फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉक्स। तो बेटा इस केस में हम एक्सेलरेशन हर एक डब्बे का कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो टेंशन है ना बेटा वो जीरो, मतलब एक टेंशन फोर्स इस साइड है, एक टेंशन फोर्स इस साइड, दोनों इक्वल अमाउंट में है। अगर हम एफ टोटल बात करें ना, एफ नेट या एफ टोटल की, वो किसके बराबर होगा, एफ प्लस जो बॉक्स 1 का टेंशन है वो लेफ्ट साइड है तो उसको हम नेगेटिव टी ले लेंगे। ठीक है, एंड अगर ये टेंशन बॉक्स 2 का राइट साइड है उसको टी ले लेंगे, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। तो बेटा जो नेट फोर्स होगा ना वो केवल एफ ही होगा, जो इस सिस्टम के अंदर फोर्स है ना बेटा वो जीरो हो जाएगा। वो टेंशन ना बैलेंस है, डब्बे ए के ऊपर टेंशन लगा रहा है बी, बी के ऊपर लगा रहा है ए। ठीक है, तो वो बैलेंस कर देता है। ठीक है ना, सो देयर इज एन ईजियर वे टू सोल्व सच काइंड ऑफ सिचुएशन ना, थोड़ा इजी वे होता है सिचुएशन को सोल्व करने का। इंटरनल फोर्सेज ना कैंसिल आउट विद इन द सिस्टम, ओनली द एक्सटर्नल फोर्स मैटर्स। बेटा इस केस में क्या होगा, जब इंटरनल फोर्स जो टेंशन फोर्स है ना बेटा वो जीरो हो जाएगा, वो बैलेंस आउट हो जाएगा, और आपका ना एज अ सिस्टम, एज अ सिंगल यूनिट, एज अ सिंगल यूनिट ये चीज़ काम करेगी। ठीक है, इस केस में सो देयर आर टू वे टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। इस चीज़ को सोल्व करने का दो तरीके हैं, एक तो कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन ईच बॉक्स सेपरेटली, देन अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ फॉर ईच अदर। अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक डब्बे का अलग अलग आपको फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन आप एफ इक्वल्स टू एम ए लगा के आप वो कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेलरेशन। ये थोड़ा सिंपल वे होता है बेटा। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों के इंटरनल फोर्स को जीरो मान लेते हैं और दोनों बक्सों को ना एक सिंगल सिस्टम कंसीडर करते हैं। हम इसको कंसीडर करते हैं कि एक बड़ा सा डब्बा है, ठीक है, जो जिस पे केवल एफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, अंदर जितना कुछ था वो सब कुछ एक है, बॉक्स ए बॉक्स बी दोनों मिला के एक सिंगल बॉक्स बनाता है जो है बॉक्स सी।
या बॉक्स 3, ठीक है। ये मान के एक अलग सिस्टम बना देता है, सिंगल सिस्टम विच इज इक्वल्स टू बॉक्स 3, ठीक है। जो इंटरनल फोर्स था बेटा, जो टेंशन फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था एंड नोबल फोर्स, वो मिला के जीरो हो जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं उनको। केवल एक्सटर्नल फोर्स को हम कंसीडर करते हैं जब सिस्टम हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड होता है तब, ठीक है। ओनली द फोर्स ऑन द स्ट्रिंग, जो हमने एक्सटर्नली इस स्ट्रिंग पे फोर्स लगाया ना, खींचा जिस फोर्स एफ से, केवल वो कंसीडर करेंगे, ठीक है। न्यूटन का लॉ लगाएंगे, एफ इक्वल्स टू क्या होता है एम ए, और ए क्या होता है एफ इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम। अभी ध्यान रखना, अंदर दो बॉक्स हैं, बॉक्स ए प्लस बॉक्स बी, ये दोनों मिलके एक नया सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं बॉक्स सी। तो बेटा बॉक्स सी का मास ना, वो ए का मास प्लस बी का मास है। देखो सीधी सी बात है, आपके पास एक ईंट है 1 किलो की, दूसरी ईंट है 1 किलो की, तो बेटा आप इन दोनों को जोड़ के एक बड़ी ईंट बनाना चाह रहे हो, तो उसका वेट कितना होगा, ऑफकोर्स 2 किलो होगा ना। ऐसे ही तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, एफ बटा एम वन प्लस एम टू। In other words, simple words, the system of two boxes accelerates just like a single box of mass equals to m1 plus m2। ये क्या कहना चाह रहा है, अगर हमारे पास सिस्टम था जिसमें दो बॉक्स थे, अगर आप दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिंगल सिस्टम की तरह काम करेगा, जिस नए सिस्टम का वेट क्या होगा, मास क्या होगा, m1 प्लस m2। सो इफ़ यू वुड एनालाइज द टू बॉक्सेस इंडिविजुअली, देखो ये अगर आप इंडिविजुअली इस चीज़ को एनालाइज करना चाह रहे हैं ना, हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, इसमें दो बॉक्सेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम उसको एक सिंगल बड़ा बॉक्स मान लेते हैं, ठीक है। नाउ द अदर एक्सटर्नल फोर्सेज, देखो हमने टेंशन की बात की थी, बट और भी एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं बट हमारे पास, ठीक है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, भाई दोनों डब्बों का कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो बेटा इस पर भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस पर भी एफ जी लग रहा है, इस पर भी एक एफ जी लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा m1 प्लस m2 प्लस जी, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो अगर हम अलग अलग कंसीडर करते तो m1 प्लस जी होता, f1, f2 क्या होता दूसरे डब्बे का m2 प्लस जी, बट हम क्या चाहना चाह रहे हैं, पूरा सिस्टम है, तो बेटा ये f1 प्लस f2 क्या हो जाएगा, इस केस में एफ जी, वो किसके बराबर होगा, m1 प्लस जी प्लस m2 प्लस जी, जी को कॉमन निकाल लो, m1 प्लस m2। तो इस पर इतना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, इतना नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है। और हमने क्या पढ़ा था पहली क्लास में कि अगर कोई डब्बा, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सतह पे रखा होता है, तो बेटा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका नॉर्मल फोर्स ना बैलेंस आउट हो जाते हैं, तो वो जीरो हो जाते हैं, तो इक्वल होंगे, ये इक्वल एंड ऑपोजिट, कैंसिल क्यों हो गए बेटा, इस केस में ना ये आपका सेम सिस्टम पे काम कर रहा है, एक बड़े डब्बे पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक नीचे की दिशा में एक ऊपर की दिशा में, तो दोनों बराबर हैं, तो बेटा ये दोनों फोर्स मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो, ये बैलेंस फोर्सेस हैं ये, ठीक है। नाउ देखो द टू बैलेंस दिस टू फोर्सेस, द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड द नॉर्मल फोर्सेस, दे बैलेंस ईच अदर आउट, विच इज एग्जैक्टली वाई ओनली द एफ एंड्स अप मैटरिंग। तभी के जो फोर्स हम लगा रहे हैं ना, जिस फोर्स से हम इसको पुल कर रहे हैं, केवल वो मैटर करता है, बाकी फोर्स मैटर नहीं कर रहे, क्योंकि बेटे ये बाकी फोर्सेस कैंसिल आउट हो गए हैं ना। तो सीधी सी बात है, हर एक चीज़ ना सिस्टम है, केवल एक सिंगल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हम इंसानों की बात करें, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, we are system too. The same idea that simplified two boxes into one can be applied to the complicated system such as us। बेटा जैसे हमने आइडिया क्या बनाया कि दो बक्से थे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, हमने उनको एक ही कंसीडर किया, ठीक है। तो ऐसे ही ना हमारे पर भी लागू होता है, इंसानों के ऊपर कैसे, देखो जब हम वॉक करते हैं ना, तो आवर आर्म्स एंड लेग्स मूव्स इन वेरी कॉम्प्लेक्स मैनर। हम वॉक कर रहे हैं भाई, कोई इंसान एक पैर आगे रख रहा है, फिर एक पीछे है, फिर दूसरा आगे, उसके हाथ टेढ़े मेढ़े मूव कर रहे हैं आगे पीछे, किसी का एक हाथ मूव करता है, किसी के दोनों करते हैं, किसी का एक कंधा नीचे रहता है, किसी का एक कंधा ऊपर रहता है, राइट, ठीक है। जब योर ओवरऑल मोशन कैन बी स्टडीड बाई ट्रीटिंग योर बॉडी एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। बट जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं, ह्यूमन बायो मैकेनिक्स की बात करते हैं ना, तो हमारे पूरे सिस्टम को एक सिंगल सिस्टम कंसीडर करते हैं, एक स्फीयर की तरह कंसीडर कर लेते हैं कई बार हम, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक। तो होता है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम मॉडलिंग करते हैं, राइट। हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, साइंस ऑफन बिकम सिंपल व्हेन यू स्टॉप लुकिंग एट द पार्ट्स एंड लुकिंग एट द सिस्टम एज अ होल। अगर हम पार्ट्स को छोटा छोटा करके देखने के बजाय उस पूरे पार्ट्स को मिला के एक बड़ा पार्ट की तरह देखें, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है।
तो बेटा यही था न्यूटन का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट लॉ का, सेकंड लॉ का, थर्ड लॉ का, एंड जो चैप्टर था हाउ फोर्सेस अफेक्ट्स मोशन। तो अभी चैप्टर की समरी है वो क्या कहती है, देखो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, एक अपोजिट फोर्स जो आपकी मोशन को हार्म करता है या अपोज करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर ये आपकी मोशन की डायरेक्शन है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट एट मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी until unless an external force acts upon the object। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में है, रेस्ट करे तो रेस्ट करेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, बट कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर नहीं लगाया जाए। सेकंड लॉ क्या कहता है, व्हेन नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लगाया जा रहा है, इट एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ऑब्जेक्ट जो फोर्स है उसकी दिशा में एक्सेलरेट करेगा, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, whenever an object exert a force on the second object, the second object simultaneously also experience an equal and opposite force। ये फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, वो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। तो बेटा ये था हमारा जो चैप्टर नंबर 6 था कि फोर्सेस कैसे मोशन को इम्पैक्ट करते हैं। सो दिस वाज इट about the second chapter number 6, and we will study the NCERT question tomorrow. I'm going to see you in the next class. Have a good day everyone.